नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ईवीएस के प्रश्न पत्र और ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो इसे हम लगाएंगे। और ये आपका प्रश्न पत्र है सीटेट 2019 का और ये फर्स्ट पेपर है आपका, और ये दिसंबर 2019 का प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम ईवीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और व्याख्या के साथ पूरा हम इसे सॉल्व करेंगे। डेली आपको प्रैक्टिस सेट मिल रही है और प्रैक्टिस सेट मिलने के साथ साथ मैं कंटेंट पर भी वीडियो बना रही हूँ, तो आप चैनल पर जुड़े रहें और सारी वीडियो अच्छे से देखें, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और इतने कम समय में आपको एक बेहतर तैयारी करनी है और आपको पहली बार में ही सीटेट क्लियर करना है। और जिनका नहीं हुआ है, यानी वो जो दूसरी बार दे रहे हैं, तो उनको भी अब ज़्यादा चांस नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने वाले हैं तो आपकी सुपर टेट की वैकेंसी भी आ सकती है। और आपके बिहार में तो निकल ही रही हैं वैकेंसी, 2 बार वैकेंसी आ गई हैं। और जिनका सीटेट क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर आप किसी भी वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाल सकते हो। तो ये मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। और इसके लिए सबसे सीटेट मतलब पास करने के लिए सबसे बेस्ट उपाय यही है कि आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। मैं तो ये कहूँगी कि आप प्रैक्टिस सेट एक प्रैक्टिस सेट को कम से कम 2-3 बार लगाइए, तो और आपका मतलब फिर सीटेट क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके 130 प्लस नंबर बनने ही बनने हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट नहीं लगाते हो, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। और ये बात मैंने कई बार आपको पहले बता दी है। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट निकालना भी आना चाहिए। और जो भी आपके नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड है, उस पर मैंने वीडियो आपको दे दी है, आपको कल ही मिल गई है। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। आपको जल्दी ही शिक्षण विधियों पर वीडियो मिलेगी। और आपको तैयारी कैसे करनी है, इस पर मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको भी देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात से नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा। ये ट्रेन सूरत से 19:45 बजे चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है, तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। यानी आपको औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल का आपका सूत्र क्या है? औसत चाल का आपका सूत्र है औसत चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है? तो आपको सॉल्व करना है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी औसत चाल का जो सूत्र होता है, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, यानी औसत चाल आपको लिख लेनी है। यहाँ थोड़ा ये जगह कम है। तो औसत चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टे समय। अब आपकी दूरी कितनी है? तो देखो, दूरी आपकी इसमें दी गई है। दूरी आपकी है 2120 किलोमीटर है, ठीक है। और समय, तो समय आपको निकाल लेना है। आपको ये 19:45 से और 11:45, यानी ये ट्रेन इतने बजे चली और ये, ठीक है, 1 दिसंबर को चली है। और इस तरीके से आपको ये 29 नवंबर को चली थी ये, ठीक है। और 29 नवंबर के बाद ये 1 दिसंबर को पहुंची है 11:45 पर। तो कितने घंटे का टाइम लगा, ये आप जोड़ सकते हो। तो आपका मेन जो टाइम है, कुल घंटे आपके निकल के आएंगे, वो आपके आएंगे 40 घंटा, ठीक है। आपके निकल के आएंगे 40 घंटा। तो ये मैंने कुछ आपको जानकारी बताई है कि आप इसको कैसे निकाल सकते हो। तो आपको लिखना है दूरी बराबर, अब आपसे ये पूछा है, औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल के लिए आपको क्या करना है? आपको सूत्र लगाना है दूरी बराबर, ठीक है, इधर लिखते हैं थोड़ा। दूरी बराबर आपको हो गया आपका, यानी दूरी बट्टे समय, औसत चाल बराबर, सॉरी मैं भी आपको कहाँ पहुँच गई, यानी औसत चाल बराबर होता है आपका दूरी बट्टे समय। तो औसत चाल पूछी है तो दूरी बट्टे समय। तो अब दूरी आपकी कितनी है? दूरी है आपकी
20 आपकी दे रखी है और समय जब आप इसको जोड़ेंगे 29 नवंबर को 19:45 से और 1 दिसंबर तक, तो कितने घंटे का समय आएगा आपका? निकल के आएगा 40 घंटे का। तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसको क्या कर देना है, इन दोनों को काट देना है। ठीक है, 2120/40। तो जब आप इनको काटेंगे तो आपका निकल के आएगा, यानी काटने का अर्थ होता है 40 का भाग आपको 2120 में देना है। ठीक है, ये आपके जो 2120 किलोमीटर है, इसको आपको क्या करना है, 40 से इसको भाग देना है। जब आप 40 का भाग 2120 में देंगे तो आपका समय निकल के आएगा 53। ठीक है, तो आपका समय ये निकल के आएगा 53। तो राइट आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 3। इस प्रश्न में थोड़ा आपको समय लग गया है क्योंकि ये थोड़ा मैथ से संबंधित आपका प्रश्न हो गया था। अब आगे के प्रश्नों को हम जल्द से जल्द देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो आपका प्रश्न है नंबर 1 सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मल्लेश्वरी। आपसे पूछ रहा है वेट लिफ्टर यानी वजन उठाने वाली वेट लिफ्टर कौन है? तो सुनीता विलियम्स, ये अंतरिक्ष में गई थी, इनको आपने देखा ही होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 कर्णम मल्लेश्वरी। सबसे पहले भारत के लिए पदक कर्णम मल्लेश्वरी ने ही वेट लिफ्टिंग में जीता था। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? यानी आपको जड़ों का समूह पहचानना है। इनमें कौन कौन सी जड़ हैं? कभी कभी हमें देखने में जड़ लगते हैं ये सब्जियां, लेकिन ये हमारी जड़ नहीं होती हैं, ये हमारी तना होती हैं। जैसे हमारा ये अदरक है, ठीक है, और ये आलू है, ये दोनों क्या है? हमारी जड़ है, सॉरी तना है। आलू हमारे तने में आता है, जड़ों में नहीं आता है। ऐसे ही इसमें भी आपका हल्दी आ गया, ठीक है, और इसमें आपका मूली है, और ये शकरकंदी है। तो ये शकरकंदी और ये हल्दी भी आपकी जड़ों में नहीं आती है, ये तने में आती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4 गाजर, चुकंदर और मूली। ये तीनों हमारी जड़ों वाली सब्जियों में आती हैं, ये तनों वालों में नहीं आती हैं। आप इनको अलग से ऐसे याद रख सकते हो, जड़ों वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं और तने वाली सब्जियां कौन कौन सी हैं। ये आपकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आपका चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। अगला प्रश्न देखते हैं। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको सीटेट पहली बार में क्लियर करना है और आपको सीटेट क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे मेन चीज़ है आपको एनसीईआरटी की बुक्स, यानी कक्षा 3 से, यानी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी की सारी बुक्स आपको अच्छे से पढ़नी है। तो उसमें आपकी परिवेश वाली जो बुक हैं, हमारा समाज, हमारा परिवेश, इस तरीके से हमारा समाज और पर्यावरण अध्ययन, ये वाली बुकें आपको ज़रूर पढ़नी है। तो ये रेगिस्तानी योग आपका एनसीईआरटी कक्षा के इन बुकों से ही है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया में। और रेगिस्तानी योग के बारे में आप सब पढ़ सकते हैं। वैसे मैं आपको वीडियो जल्दी ही दूंगी सारे जानवरों पर, सभी वृक्षों पर, और इनसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। नीफेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका पहला ऑप्शन है ये पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। यानी ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में पाया जाता है। ये ऑप्शन आपका सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन आपका ये भी सही है। ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। ये ऑप्शन आपका गलत है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोह का आवाज़ निकालता है, मोह का आवाज़ ये नहीं निकालता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए और बी। तो ऑप्शन देखते हैं, इनमें सही कथन है। तो सही कथन आपका हो जाएगा हमारे ऑप्शन ए और बी, ये दो ही सही थे। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है?
यानी जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी वो किस राज्य से की थी, ठीक है। तो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4। आप भी कमेंट करके इनके प्रश्नों के उत्तर दिया करें, क्योंकि आपको फिर पता चलता है कि आपकी तैयारी किस स्तर की चल रही है। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार, ज्वर कहते हैं हम बुखार को, फीवर के साथ कंपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है, यानी सिंकोना की जो छाल होती है उससे हम किसका उपचार करते हैं। तो इस तरीके से भी आपका प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका है मलेरिया। यानी मलेरिया में क्या होता है? बहुत तेज बुखार आता है और बुखार के साथ साथ आपको ठंड लगती है, कपकपी मरीज को लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं और ए के, चलो हम इस प्रश्न को पढ़ने की जगह हम इसको सीधा सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले मैप पर दिशाएं बनाना आना चाहिए। तो दिशाएं, जैसा कि हम मैप में जब भी पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर हमारी क्या होती है? उत्तर होता है, सबसे नीचे हमारा दक्षिण होता है और दाईं तरफ हमारा क्या होता है? पूर्व होता है और इधर हमारा क्या होता है? पश्चिम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये मैप बनाना आना चाहिए। हमारा ये पूर्व, पश्चिम, फिर ये हम दिशाएं करते हैं, ठीक है। तो ये दिशाएं, तो इन दिशाओं का भी आपको साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो ये उत्तर है और ये पूर्व है। तो ये बीच वाली जो हमारी ये है, तो ये कौन सी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी उत्तर पूर्व, ठीक है। ये उत्तर पूर्व हो गई दिशा। और ये दक्षिण और पूर्व है, तो ये हमारी दक्षिण पूर्व हो जाएगी। और ये दक्षिण पश्चिम, तो ये हमारी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और ये पश्चिम और उत्तर के बीच में है, तो ये हमारी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। इस तरीके से आपको इन दिशाओं का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी दिशा हम कैसे निकालते हैं। अगर आप इस तरीके से ये दिशाएं नहीं निकाल पाते हो तो फिर इस तरीके के प्रश्न आप नहीं कर पाओगे। तो आपको दिशाओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। तो हम प्रश्न पर जाते हैं अपना। अब किसी एक डॉक्टर है और ये इस डॉक्टर का घर कहाँ है? इस डॉक्टर का घर हमारा एक्स पर स्थित है और उसका घर और उसका अस्पताल कहाँ है? वाई पर स्थित है, ठीक है। और डॉक्टर के घर अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, नहीं वो अस्पताल तक जब पहुंचेगा तो कोई सीधी सड़क नहीं है। तो अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। तो अभी हमने बात की थी पूर्व किधर था, तो 600 मीटर की दूरी पर ए पर जाता है, ठीक है। तो अब एक्स से वो इधर चलेगा पूर्व पर ए पर, ठीक है। और ये हमारा कितने जाएगा? वो 600 मीटर। आप इस तरीके से इसको निकालने की कोशिश किया करें। और इस तरीके के प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ईवीएस में। बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, मतलब प्रत्येक बार आपका एक प्रश्न तो बन ही जाता है। फिर है आपका एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर, फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। यानी फिर वो बी पर जाता है, ए से बी पर जाता है और ये क्या है? ए के ठीक दक्षिण में। अब ए से दक्षिण किधर है? तो दक्षिण हमारा इधर है, तो इधर से यहाँ वो कहाँ पहुँचता है? बी पर पहुँचता है और ये हमारे 450 मीटर की दूरी है। और फिर वो सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में। अब हम यहाँ बी पे आ गए और बी के बाद पश्चिम किधर था? तो पश्चिम हमारा बाईं तरफ था, तो वो इधर आएगा और इधर वो कितनी दूरी पर जाता है? सी के तो 120 मीटर की दूरी पर है, ये देखो। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में। यानी ये हम 120 की बी से हम 120 मीटर की दूरी पर सी पर आए थे और सी से 90 की दूरी पर अस्पताल के सापेक्ष घर की सही दिशा क्या है? यानी सी से वो इधर चलते हैं 90 मीटर की दूरी पर, यानी बाई, ये उनका अस्पताल है। अब ये अस्पताल है, तो अस्पताल और ये एक्स पर उनका घर है, तो ये उसकी दूरी पूछी है। तो अभी हमने इधर पश्चिम बताया था और इधर आपका पूर्व बताया था, इधर आपका उत्तर था, ऊपर और नीचे आपका दक्षिण। तो ये आपकी जो लाइन बनेगी, ठीक है, ये वाली, तो इसके बीच वाली जो घर है, ठीक है, ये कहाँ है?
तो ये आपका बन जाएगा उत्तर पश्चिम, यानी घर से। तो ये x है और ये y पर इधर यहाँ पहुँचेंगे तो ये इस तरीके से लाइन आएगी। ठीक है, थोड़ा ब्लैक बोर्ड नहीं है तो आप अच्छे से इसको नहीं समझ पा रहे होंगे, मैं मानती हूँ। लेकिन आप इसे अगर आप स्वयं से निकाल के देखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और आपका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, उत्तर पश्चिम। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न देखते हैं, चेराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो ये कुछ लोक नृत्य होते हैं, तो आप इनको जरूर पढ़ें कि कौन सा नृत्य कहाँ पढ़ाया जाता है। तो चेराऊ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, मिजोरम। अगला प्रश्न देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। तो आप मैप पर जो भी आप प्रीवियस ईयर्स के जब भी प्रश्न लगाते हो तो फिर आप अपने पास मैप जरूर रखा करें। तो अगर मैप रखने से क्या होगा कि मैप रखने से आप अगर आप मैप नहीं भी रखते हैं तो फिर आप उन प्रश्नों को मैप पर एक बार जरूर देख लिया करें। जैसे अभी आपसे ये प्रश्न पूछ रहा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं, तो ये राज्य कौन से हैं? तो आपको पहले भारत का मैप देखना है। भारत के मैप पर आपको तमिलनाडु देखनी है, तमिलनाडु कहाँ है, और फिर उसके निकटवर्ती राज्य आपको देखने हैं। तो तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके नंबर 4, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? जब भी आपसे नहीं पूछे तो आपको उस पर सर्किल कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि कभी कभी हम उस पर मतलब सही जो ऑप्शन होता है उसको हम सही करके आते हैं और हमारा प्रश्न क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। यानी ये जो आपकी नहीं है इस पर आपको जरूर अंडरलाइन करना है। तो प्रश्न देखते हैं हम, यानी NCF 2005 हमारा पर्यावरण जो अध्ययन है उसमें जो प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, ये स्तर भी आपको देखने हैं, प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर, और प्रत्येक स्तर पर जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये हमको देखना है। विशेषतः प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चे की जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। कल मैंने वीडियो में जैसे आपको टैग वर्ड्स पढ़ा भी रखे हैं। तो जब आपका ये पॉजिटिव है, सृजनात्मकता को बच्चे को बढ़ावा जरूर देना है, और पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा, जहाँ भी जिज्ञासा और सृजनात्मकता आ जाए वो आपका राइट आंसर होता है, वो आपका गलत ऑप्शन नहीं होता है। अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक, अब देखो ये गत्यात्मक आ गया है ना, गतिविधि कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन, जहाँ भी खोजबीन आ जाए है, जुड़ी हाथों से करने वाले कार्यों को बच्चों को संलग्न करना, ये भी आपका पॉजिटिव है। तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, गलत आपको ये देखना है। फिर हम देखते हैं अगला, प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ये भी, ठीक है। और पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब देखो आप कहोगे कि इसमें तो समझ आ गया, तो ये समझ तो हमारा क्या है, पॉजिटिव पॉइंट है, तो ये भी हमारा सही हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, सटीक, संख्यात्मक, और ये आपके दोनों क्या है, निगेटिव है। हम किसी भी, यानी बच्चे की सटीक जानकारी कैसे बच्चा दे सकता है, प्राथमिक स्तर का बच्चा है, और हमें कोई भी जो कौशल है तो वो संख्यात्मक कौशल, कोई भी कौशल नहीं होता है संख्यात्मक, और हमें बच्चे की यानी संख्यात्मक जहाँ भी आ जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, नंबर 4, यानी हमको गलत ऑप्शन देखना था, तो ये हमारा गलत है, पर्यावरण उद्देश्य ये हमारा नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, यानी कक्षा 3 से और 5 तक के लिए क्या है, विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान
की अवधारणाओं और मुद्दों को, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? देखो, मैं प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आपसे इसलिए कहती हूँ क्योंकि सीटेट में आपके जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रश्न आते हैं। प्रश्नों को पढ़ने में ही आपका बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो जाता है। अगर आप पहले से प्रैक्टिस सेट लगाते हो और आप इस तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो आपको फिर पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट निकालना आ जाता है और आपकी एक जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है और तो आप अपना जो भी आपका एग्ज़ाम है उसको आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। कोई भी आपके पास आपके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं रहता है अगर आप प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए और डेली मैं इसीलिए आपको प्रैक्टिस सेट लगा भी दे भी रही हूँ। ठीक है, निम्न किसमें से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? आपको सही देखना है इसमें। ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पर्यावरण सिर्फ आपका कक्षा फर्स्ट से और 5th तक ही पढ़ाया जाता है। पर्यावरण अध्ययन हम जीवन पर्यंत करते रहते हैं और आगे की जो हमारी जूनियर की कक्षाएं हैं स्कूल में, हम वहाँ भी इसका अध्ययन करते हैं विद्यालय में। फिर है आपका कक्षा 1 से और सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ की कक्षाओं के लिए पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। फिर है हमारा अगला ऑप्शन है 1 से सेकंड तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। ठीक है, राइट आंसर आपका नंबर 2, यानी कक्षा 1 से और सेकंड की जो कक्षाएं हैं और ये आपकी मतलब बच्चा बहुत छोटा होता है इसमें तो जब बच्चा छोटा होता है तो उसको जो पर्यावरण अध्ययन है तो हमें उसको उसकी भाषा और गणित के माध्यम से उसका अध्ययन कराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के पर्याप्त समय दिया जाता है, ये इंगित करता है। यानी बच्चों को जब खोजबीन करनी दी जाती है जहाँ ये आपका खोजबीन से संबंधित है, पॉजिटिव पॉइंट है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। यानी आप क्या कह सकते हो, एक शिक्षक है जो बच्चे को खोजने के द्वारा, ठीक है, खोजने के द्वारा पर्यावरण अध्ययन सीखने का पर्याप्त समय देता है, अवसर देता है। तो आप क्या कह सकते हो इसके बारे में? तो पर्यावरण अध्ययन याद करके, अरे याद करके क्यों सीखा जाएगा? ठीक है, लर्न वाला तो है ही नहीं। और फिर है आपका पर्यावरण सूचनाओं के द्वारा सीखे, सूचनाएं भी नहीं इसमें मिल रही हैं आपको और शिक्षक केंद्रित तो है ही नहीं क्योंकि इसमें बच्चा स्वयं से सीख रहा है। तो ये आपका हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? जब भी इस तरीके के आपके प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है, हिंदी में, तो हम क्या होता है कि यहाँ हम उलझ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, कि आपको फिर इंग्लिश वाले ऑप्शन पर चले जाना है। तो इंग्लिश वाले ऑप्शन पर आप यहाँ जा सकते हो। यानी ये आपको थीम देखनी है। ठीक है, ये आपको थीम है, थीम सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस। ठीक है, यहाँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जहाँ भी आपको हिंदी के प्रश्नों में इस तरीके का मतलब उलझन पैदा हो जाए तो आप इंग्लिश के ऑप्शन से उसको कनेक्ट करके देख सकते हो। तो आपका है परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3, जानवर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? देखो, थोड़ा वीडियो तो लंबी हो जाती है लेकिन मैं आपको क्या करती हूँ कि थोड़ा समझा के व्याख्या के साथ, यानी इस तरीके से आपका कंटेंट भी पूरा होता है। इसलिए मैं थोड़ा
ज़्यादा समय ले लेती हूँ, वरना तो क्या है मैं आपके सामने प्रश्न रखूँ और सीधा सीधा ऑप्शन इसका क्या सही राइट आंसर होगा इस तरीके से भी आपका पढ़ा सकती हूँ, आपके प्रैक्टिस सेट लगवा सकती हूँ। लेकिन वो आपके मॉक टेस्ट होते हैं और इसमें के साथ साथ आपके कंटेंट भी पूरा होता है, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन आप वीडियो पूरी देखा करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपके सीटेट क्लियर करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इसमें पूछ रहा है कि वांछनीय गतिविधि, ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा अच्छी गतिविधि कौन सी है? विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है, राइट आंसर लग रहा है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने, सूचनाएं प्रदान नहीं करना है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। और पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन, अरे मतलब आपको प्रकरणों में यानी 6 प्रकरण आपको लेके पर्यावरण अध्ययन के और फिर बच्चे को रेखीय आयोजन कराना है। इतने छोटे बच्चों को इस तरीके से हम नहीं पढ़ा सकते और केवल पाठ्य पुस्तकों पर आधारित। अब देखो एक तो इसमें केवल आ गया आपका नेगेटिव पॉइंट और फिर सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित हमको नहीं रहना है, तो राइट आंसर आपका हमारा पहला वाला ही हो जाएगा जो मुझे लग भी रहा था, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? यानी पर्यावरण अध्ययन में बच्चा ज्ञान की रचना यानी सृजनात्मकता, ठीक है, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों को सक्रिय भाग लेना चाहिए। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें, हाँ थोड़ा बहुत पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकें भी बच्चों को चाहिए, लेकिन सिर्फ हम पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही पर्यावरण अध्ययन नहीं करा सकते, ठीक है। पाठ्य पुस्तकें एक अहम हिस्सा होती हैं टीचिंग का, अधिगम का, लेकिन सिर्फ हम पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर नहीं रह सकते। जब सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता वाली बात हो जाती है, हाँ हमारा नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन हमारी गतिविधियों के साथ में और पाठ्य पुस्तकें हमारी क्या होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भागीदार होती हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, इतने छोटे बच्चों को हमें व्याख्या और परिभाषाएं नहीं लर्न करानी है, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर तो हमें बिल्कुल भी नहीं करानी है, जूनियर लेवल पर भी व्याख्या परिभाषाएं के द्वारा हमें मतलब कहीं भी नहीं पढ़ाना है बच्चों को। तो हमारे राइट आंसर ये 3 हो रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, ए, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, यानी पर्यावरण अध्ययन के लिए बच्चों को हम किस तरीके से अच्छे से जोड़ सकते हैं, यानी बच्चा उसको सीखने के लिए जुड़ जाए। वृतांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? अभी मैंने आपको ऊपर बताया भी है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अभी देखो हमें व्याख्या, यानी व्याख्या तो बच्चों को नहीं करानी है और ये व्याख्या इसमें फिर से आ गई। और शिक्षक की अवधारणा है, अब शिक्षक क्या सोचता है, शिक्षक की क्या अवधारणा है, तो इस तरीके से तो हम पर्यावरण अध्ययन प्रभावशाली तो नहीं हो सकता। हाँ कुछ सीख सकते हैं, लेकिन हमें प्रभावशाली तरीके से जोड़ना है। तो प्रभावशाली तरीके से जोड़ने के लिए वृतांत और कहानियाँ, यानी बच्चे को कहानियाँ सुनाइए, वृतांत सुनाइए, तो इस तरीके से ये आपका प्रभावशाली मेथड हो सकता है। तो आपका ए और बी, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य, यानी एक शिक्षक है और वो बच्चों को जानवरों का चित्र बनाने का और उनका अवलोकन करने के लिए प्रेरित कर रहा है। तो बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जब बच्चा जानवर का कोई चित्र बनाएगा और फिर उसका अवलोकन करेगा, तो शिक्षक उसको प्रेरित कर रहा है, तो सृजनात्मकता तो ये है ही, और अवलोकन और रचना कौशलों का भी विकास हो रहा है और सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास हो रहा है, यानी ये आपके राइट आंसर तीनों हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी तीनों ऑप्शन ये हमारे सही हैं, तो तीनों ऑप्शन हमारे ये सही हैं, तो आपका हो जाएगा ए, बी, सी, यानी नंबर 4, ठीक है। राइट आंसर आपका नंबर 4 हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि यानी बच्चा शिल्पकला सीखता है और चित्रकला, इन दोनों पर सीखने पर बल दिया, जोर दिया जाता है। तो किस लिए दिया जाता है? कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो राइट आंसर इसका आपका क्या होगा? जल्द से जल्द बताएं। अभी मैंने मतलब ये सेम प्रश्न आपके आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, अनुशासनहीनता और इसको सीखने के लिए ये तो आपका नेगेटिव पॉइंट है, तो ये तो आपका नहीं होगा। और सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और समूह में सीखना सामाजिक अंतःक्रिया, ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपके हो जाएगा नंबर 3, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? यानी सबसे प्रभावशाली संसाधन के रूप में संसाधन आपको देखने हैं। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र और कक्षा। अब देखो, परिवार के सदस्यों के द्वारा हम पर्यावरण अध्ययन यानी एक संसाधन के रूप में ये हमारा कार्य कर सकता है। समुदाय के सदस्य भी हैं, समाचार पत्रों के द्वारा भी, लेकिन कक्षा ये हमारा नहीं हो सकता है पर्यावरण अध्ययन, क्योंकि कक्षा का माहौल, कक्षा के अंदर कोई भी ईवीएस और पर्यावरण अध्ययन यानी बच्चा कहीं से भी नहीं सीखेगा, क्योंकि कक्षा में एक ब्लैक बोर्ड होता है, कक्षा होती है और बच्चे होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3, ए, बी और सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? यानी पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए इनमें से हम किस सिद्धांत का प्रयोग करते हैं, यानी किस शिक्षण का उपयोग करते हैं? तो वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर, जैसे आप भी बताया करें, नंबर 4, ज्ञात से अज्ञात। यानी बच्चों को जो ज्ञात है आप उससे अज्ञात के बारे में बता सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप उनको प्रदूषण पढ़ा रहे हो तो आप उन्हें घर की नालियों के बारे में बच्चे को पता होता है प्रदूषण, ठीक है। आप जब भी जल प्रदूषण पढ़ाते हो, उसने अपने गांव का तालाब देखा है, नालियाँ देखी हैं और कहीं भी गंदा पानी गड्ढे में भरा हुआ देखा है, तो आप इन ज्ञात वस्तुओं से आप उन्हें बड़ी बड़ी नदियों के बता सकते हो कि इस तरीके से जल प्रदूषण होता है। तो ज्ञात से अज्ञात। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? या जब भी आपका नहीं आ जाए, आपको इस पर इस तरीके से सर्कल बना लेना है। तो आपका साधन नहीं है, तो नहीं में आपको देखना है पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। अरे, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण का हमारे पर्यावरण अध्ययन से क्या संबंध है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। पोर्टफोलियो के द्वारा बच्चे स्वयं का आकलन करते हैं और मापनी, वर्णन अभिलेख ये हमारे रचनात्मक आकलन का माध्यम है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? यानी हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन कर रहे हैं और बच्चों के आकलन से दूर करना चाहिए। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दी आज हमने क्या सीखा पर चर्चा। आकलन के संकेतकों का उपयोग बच्चों की सीखने के गुणात्मक। और गुणात्मक आकलन तो हमें हमेशा बच्चों का करना ही है, संकेतकों का भी उपयोग करना है। और आज हमने क्या सीखा पर चर्चा, ठीक है, ये हमारे सारे सही हैं। तो इसमें दूर करना चाहिए, यानी कौन सा हमें नहीं करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। यानी बच्चे क्या आंसर दे रहे हैं, गलत या सही, इस पर हमें ज़्यादा जोर नहीं देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों के इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन करने को प्रेरित करती है, बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है, बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है,
बच्चों को क्रियाकलाप से संबंधित प्रश्नों को घर से करने को प्रेरित करती है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो ये हमारा किससे प्रेरित है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3, यानी बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? तो आपको भिन्न देखना है। तो मछली है हमारी, ये भी जल में रहती है। घड़ियाल भी जल में रहता है। कछुआ भी हमारा जल में रहता है। लेकिन कौवा क्या है? ये हमारा जलचर नहीं है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शहर है इधर और ये कॉलम है। हांगकांग किसी भी तरीके के साथ उबला टाइप को है, आपको हांगकांग देखना है। तो हांगकांग वाले जो निवासी होते हैं वो क्या करते हैं? तो ये हमारे पका हुआ सांप खाते हैं, ठीक है। और गोवा में किसी भी करी के साथ उबला टेपिकोआ खाया जाता है। आप इस तरीके से, मतलब अगर आपको 2 ऑप्शन भी आपके सही मिल जाते हैं तो आप क्या करते हो? आप इसका राइट आंसर ढूंढ सकते हो। देखो जैसे ये हमारे ऑप्शन है, तो यहाँ आप मिलाते हैं, यानी डी हमारा क्या था? ए से था, और ए हमारा किससे था? ये 5 से था। तो ए वाला हमारा 5 का हो गया, ठीक है। और ये डी वाला किससे हो गया? तो इस तरीके से आप इसको मिला के देखिए कौन सा आपका राइट आंसर होगा। ये देखो ऑप्शन आपके पास है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। ए का 5, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड। ये थोड़ा हम छोटा करके देखते हैं इसको। ये देखो हमने छोटा कर दिया है, तो आप इसको साथ ही साथ पढ़ सकते हो। और राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नंबर 2। ए का हमारा, देखो ए का हमारा हो जाएगा हांगकांग का नंबर, ये हांगकांग में पका हुआ सांप खाते हैं। बी का आपका फर्स्ट, केरल के लोग क्या है? टेपकोआ के करी के साथ खाते हैं। और सी का सेकंड, ठीक है, कश्मीर के लोग क्या करते हैं? सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। और ये गोवा नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, यानी गोवा में सबसे ज़्यादा नारियल के पेड़ उगाए भी जाते हैं। तो राइट आंसर हमारा 2। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका मैना, यानी मैना है, ये क्या करती है? झटके से अपनी गर्दन को पीछे से करती है। और कौवा, उल्लू क्या है? ये हमारा रात में देख सकता है। अभी मैं आपको पक्षियों पर, जानवरों पर और कौन कौन से घर कहाँ बनाए जाते हैं इस सब पर वीडियो दूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें। अगला प्रश्न देखते हैं। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों, जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, में रहते हैं। मनाली में घर बांसों के खम्भों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। अब इसमें आपको राइट आंसर देखना है। इनमें से सही कथन है ए और बी, बी और सी, ए और सी, केवल सी। तो अभी हम देखो इसको देखते हैं। तो राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं, ये भी हमारा कैसा है? राइट आंसर है। और लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, ये भी सही है।
और ये मनाली में बांसों के घर नहीं बनाए जाते हैं। बांसों के घर हमारे कहाँ बनाए जाते हैं? ये हमारे असम में बनाए जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए और सी। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो इसको देखने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपके लिए इतनी वीडियो मतलब आपको डेली प्रैक्टिस सेट भी करा रही हूँ, कंटेंट पेट भी वीडियो आपको दे रही हूँ, और आप बस थोड़ा लाइक करने में भी कंजूसी कर देते हो। आपके लाइक से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, बस थोड़ा खुशी होती है कि चलो हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, हम आपकी तैयारी में सहयोग करते हैं, तो आप एक लाइक तो कर ही दिया करें। आपके लाइक से हमें थोड़ा सा खुशी मिलती है। कमेंट भी ज़रूर किया करें कि वीडियो आपको कैसी लगती है, और अपने दोस्तों को भी अवश्य शेयर करें। तो चलो अब प्रश्न देखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सभी फैसले लेती है। तो राइट आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा? थोड़ा इसको हम छोटा कर लेते हैं, अब आप इसको देख पा रहे होंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंबर 3, CDA। यानी हाथी बहुत कम आराम करते हैं, 2 से 4 घंटे ही सोती हैं, ये हमारा राइट आंसर है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और डी, और लेकिन ये 200 नहीं, ये कितना खाते हैं? 100 केजी। ठीक है, एक हाथी एक दिन में कितना खाता है? 100 केजी खाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? राइट आंसर आपका हो गया नंबर 3, CDA। और बी ऑप्शन आपका गलत है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो भी हाथी है आपका, यानी आपके जानवर हैं, पक्षी हैं, आपके पेड़ हैं, आपके घर हैं, और कौन सा भोजन कहाँ खाया जाता है, इन सब से प्रश्न बनते हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ें, कहीं से भी सर्च करें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको इन सब पर वीडियो जल्द से जल्द दूंगी। तो बने रहें। आज के लिए इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।